नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केश की और बादकेश की। अक्सर मार्केट में मार्केश को लेकर और बादकेश को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मैं आज की वीडियो में आपको मार्केश के बारे में और बादकेश के बारे में और यह भी बताऊंगा कि मार्केश और बादकेश कब और कैसे यूज में किया जाता है, इसकी उपयोगिता कहाँ है और इसको कहाँ ही हम यूज कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैं आज आपको एक वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल देकर आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मारक ग्रह की, उसके बाद बात करते हैं बाधक ग्रह की। किसी भी जातक की कुंडली में चाहे लगन कोई भी क्यों ना हो, कोई भी लगन क्यों ना हो, हमेशा दूसरे भाव को और सातवें भाव के मालिक को मार्केश कहा गया है। यानी कि सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के लॉर्ड को हमेशा मार्केश कहा गया है। और अब एक बात मार्केट में हमेशा फैलाई जा रही है कि तेरी जैसी सेकंड हाउस की किसी की दशा चलती है, अरे तेरी तो मार्केश की दशा चल रही है। सेवंथ हाउस की लॉर्ड की किसी की दशा चल रही है तो तेरी मार्केश की दशा चल रही है। लोग अपना माथा पकड़कर हमारे पास आ रहे हैं और बता रहे हैं कि सर मैं तो बड़ी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, जबकि उसका कारण कोई और हो सकता है। क्योंकि सेकंड हाउस तो धन का भाव भी है और सेवंथ हाउस जो कि शादी का, बिजनेस का, यहाँ पे इससे बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती हैं। तो आपको इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सेकंड हाउस के स्वामी की दशा चल रही है या सेवंथ हाउस के स्वामी की दशा चल रही है। ये मार्केश और बादकेश का उपयोग सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एस्ट्रोलॉजी में ही होता है। इसके अलावा इसका कहीं भी उपयोग नहीं है। आपको इस बात से कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी मार्केश की दशा चल रही है, दूसरे स्वामी की चल रही है या फिर सातवें की चल रही है। लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाएगा आज मैं आपको पूरे लॉजिक से बताता हूँ। मार्केश को समझने के साथ साथ में आपको यह समझना भी जरूरी है कि क्या बादकेश उसके साथ में युति बना रहा है या नहीं बना रहा। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। बाधक भाव कौन कौन से हो सकते हैं। यदि किसी का लगन 1, 4, 7, 10 है, यानी कि चर लगन है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चर लगन, स्थिर लगन और इसको बोलते हैं द्विस्वभाव। यदि किसी का चर लगन है, यानी कि ये यहाँ पर 1 नंबर 4, 7, 10 लिखा हो तो उसका 11th हाउस बादकेश होता है। और यदि किसी का स्थिर लगन है, यानी कि यहाँ पर 2, 5, 8, 11 लिखा हो तो 9 नंबर का जो हाउस है वह उसका बादकेश होता है। और यदि किसी का लगन 3, 6, 9, 12 हो तो 7 नंबर ही, मतलब 7th हाउस ही उसका बादकेश होता है। और वैसे देखा जाए तो 11वां घर लाभ का हाउस है, 9th हाउस भाग्य का हाउस है और 7th हाउस आपके बिजनेस का हाउस है। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है कि आपका बादकेश है। मैं अब आपको क्या बता रहा हूँ कि मार्केश और बादकेश का उपयोग कैसे आता है, उसका हेल्थ एस्ट्रोलॉजी में इसको कैसे पढ़ा जाता है, समझने की कोशिश करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मार्केश और बादकेश क्या है। अब यहाँ से लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यह एक लगन कुंडली है जिसमें हमने ये माना कि 1 नंबर यानी कि चर लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली है। अब इसमें देखते हैं कि मार्केश कौन सा है। सेकंड हाउस यहाँ पर जो आएगा वह मार्केश है। 7th हाउस भी यहाँ पर मार्केश है और यहाँ पे जो बादकेश है वो है 11th हाउस। क्योंकि जाके आपको मैंने पहले ही बोला था कि यदि लगन 1, 4, 7, 10 हो, यानी कि चर लगन हो तो बादकेश हमेशा 11th हाउस ही होता है। अब सेकंड हाउस जो कि इनकम का भी हाउस है, जो कि पैसे का भी हाउस है, और 7th हाउस जो कि बिजनेस का है, लाइफ पार्टनर का है, या इसमें डेली इनकम भी इसमें देखी जाती है। और 11th हाउस जो कि लाभ का भी हाउस है। यदि आपकी अकेली 11th हाउस की दशा चल रही है तो आपको ये कभी नहीं कहना कि आपकी बादकेश की दशा चल रही है। तो हमेशा लाभ ही होगा, हमेशा प्रॉफिट ही होगा। यदि उसके प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसके पीछे के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। अब आप बात करते हैं मार्केश और बादकेश के बारे में इस वीडियो में। तो यदि आपको ये ध्यान रखना है कि जो मार्केश, इसका लॉर्ड और इसका लॉर्ड एक साथ युति बना रहे हैं तो जातक को हेल्थ इशू आ सकते हैं। और यह युति जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतने ज़्यादा जातक के क्रोनिक डिसीज होने के योग बन सकते हैं, ऐसा भारतीय शास्त्रों में लिखा गया है। कैसे ये देखें कि जातक को क्रोनिक डिसीज होगी या नहीं होगी, यह सिर्फ देखने का एकमात्र तरीका है मार्केश और बादकेश। यदि मार्केश और बादकेश के अलावा भी यदि आपकी जो हेल्थ है उसको देखने के और भी तरीके हैं, लेकिन यह भी एक तरीका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। सेकंड हाउस जिसका मालिक है शुक्र, तो इसका मतलब हो गया शुक्र आपका यहाँ पे क्या हो गया
मार्केश हो गया, और 7th हाउस का मालिक भी शुक्र है। तो इसका मतलब इस कुंडली में जो मार्केश हैं वो आपके शुक्र हैं। अब बात करते हैं शनि। तो यहाँ पर आपके जो बादकेश हो गए वो हो गए शनि। अब इसकी बात करते हैं कि अब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र और शनि दोनों ग्रह कहीं पर भी युति बनाकर इकट्ठे तो नहीं बैठे हैं। यदि वो इकट्ठे बैठ गए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केश और बादकेश की युति होगी। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि शुक्र ग्रह और शनि ग्रह 10th हाउस में इकट्ठे बैठ गए हैं, एक साथ में बैठ गए हैं युति बनाकर। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि मार्केश ग्रह शुक्र थे और बादकेश ग्रह शनि थे और इन दोनों के बीच में युति बन गई है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जातक को हेल्थ इशू आ सकते हैं। अब वो हेल्थ इशू आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो हमें ये देखना होगा कि शुक्र और जो शनि ग्रह है उन दोनों के बीच में डिग्री का कितना डिफरेंस है। यदि शुक्र मान लीजिए 20 डिग्री का है और शनि 28 डिग्री का है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में युति तो है लेकिन युति उतनी मजबूत नहीं है। मजबूत युति तभी मानी जाती है जब उन दोनों के बीच में जितना कम डिग्री का डिफरेंस होगा। यदि यह यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि शनि की जो युति है वो 28 डिग्री की बजाय 22 डिग्री के होंगे, तो इसका मतलब यह 3.20 डिग्री से कम की युति हो गई, तो इसको मजबूत युति माना जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शुक्र जो कि मार्केश हैं और शनि जो कि बादकेश हैं, तो जातक को हेल्थ इशू आ सकते हैं, जातक को क्रोनिक डिसीज हो सकती है। यह युति बहुत सारी कुंडलियों में बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जातक को हेल्थ इशू नहीं आए या फिर वो हेल्थ इशू आएगा तो वह कब आ सकता है, उसकी रिकवरी के योग कितने हैं, अभी अपने को कैसे पता लगाना है। यह हेल्थ इशू जातक को तभी आएगा या जातक को तभी आने के योग होंगे जब शुक्र या शनि की किसी की एक की महादशा चलेगी और इसके अंदर इन दोनों में से किसी एक की अंतरदशा चलेगी। यदि मान लीजिए किसी जातक की शुक्र की और शनि की महादशा 50 साल तक 60 साल तक चली नहीं है, तो शुक्र शनि मार्केश और बादकेश बनाकर बैठ भी जाएं तो उसके बावजूद भी उसकी लाइफ में क्रोनिक डिसीज होने के जो चांसेस हैं वह बहुत कम रह जाएंगे। तो हो सकता है कि पूरी लाइफ बीत जाए, उसको क्रोनिक डिसीज हो ही ना। तो हमें ये देखना है कि शुक्र या शनि में से किसकी महादशा या अंतर्दशा चलेगी। तो जब ऊपर से इनके ऊपर गोचर के अंदर शनि राहु केतु का किसी का भी गोचर हो जाता है, इसके ऊपर से दृष्टि संबंध बना लें या कैसे भी बना लें, तब पहले तो दशा हमें प्रॉमिस से की और जो उसका एग्जीक्यूशन है वह शनि राहु केतु, ये जो पाप ग्रह हैं, जो क्रूर ग्रह हैं, यहाँ पे हम कभी कभी मंगल को भी देख लेते हैं। यदि मंगल ग्रह पे इनको देख लेते हैं तभी भी ऐसा होने का योग बनता है। यदि युति भी आ गई, अंतर्दशा महादशा भी आ गई और शनि राहु केतु ने गोचर में मंगल ने इनको देखा ही नहीं, इनके ऊपर से गोचर ही नहीं किया, तो भी वह जो समस्या है वह आपकी बिल्कुल टल जाएगी। आप हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट हो लेकिन और कोई समस्या, कोई किसी प्रकार का डायग्नोसिस नहीं आए। तो कहने का मतलब है कि पहले तो आपकी कुंडली में किसी भी, जैसा कि अभी मार्केट में डराया जा रहा है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपके घर में क्रोनिक डिसीज आ जाएगी या किसी को कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी को भी क्रोनिक डिसीज तभी होगी जब उसकी कुंडली में वह प्रॉमिस होगा। तो आपको समझने की कोशिश करनी है कि पहले मार्केश और बादकेश ग्रह की युति होगी, वह युति बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। यदि वह युति मजबूत होने के बाद में उसकी महादशा और अंतर्दशा आनी चाहिए और अंतर्दशा महादशा आने के बावजूद भी उसको शनि राहु केतु मंगल का उसके ऊपर से गोचर या ट्रांजिट होना चाहिए। यदि यह नहीं होता तो आप बताइए कि भारत में 90% जितने भी फ्लैट्स बने हुए हैं उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स हैं। लोग 50-50 साल से उन घरों में रह रहे हैं लेकिन कैंसर अब हो रहा है। और यदि नॉर्थ ईस्ट में कैंसर टॉयलेट होने से ही कैंसर होता तो सभी परिवार वालों को क्यों नहीं हुआ, वहाँ पे मात्र एक व्यक्ति को क्यों हुआ, एक व्यक्ति को क्यों क्रोनिक डिसीज हुई? क्या कभी आपने ऐसा सोचा? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसका उपचार भी हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे वास्तु में दिया गया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कोई डॉक्टर ऐसा है यदि आप किसी पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके चला जाएं और डॉक्टर को बोल दे कि भैया ये तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर का सर्वप्रथम
यह अधिकार बनता है, ये एक राइट बनता है कि वह पेशेंट का बिना सोचे समझे इलाज शुरू करे अपने बेस्ट सामर्थ्य के अनुसार। उसका काम ये बनता है कि मैं पेशेंट की जान कैसे बचाऊं, क्या या फिर डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि भैया मैं इसको नहीं बचा सकता, आप इसको आगे लेकर चले जाइए। तो पहले उसको फर्स्ट एड देना उसका अधिकार बनता है, उसका ये राइट, उसका एक कर्तव्य है, ना कि वह आपको डराए, वह आपको धमकाए कि यदि ऐसा है तो आपको ऐसा होगा ही होगा। तो मैं आपको एक लॉजिक से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केश और बादकेश सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एस्ट्रोलॉजी में काम आते हैं और इनका कहीं भी कोई रोल नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट ये बता देते हैं कि तेरे तो दूसरे भाव की दशा चल रही है, तेरी मार्केश की दशा चल रही है, तेरे 7th हाउस की दशा चल रही है, तेरी मार्केश की दशा चल रही है। कोई भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन क्रैश हो गया तो उन सब की मार्केश की दशा चल रही थी, तभी वो एरोप्लेन क्रैश हुआ। दोस्तों मैं बताता हूँ, कहीं पे भी आतंकी हमला होता है, कहीं पर भी भूकंप आता है, तो वहाँ पे पृथ्वी की कुंडली बनती है और वहाँ पे सर्वभद्रो चक्कर लगता है और उसके हिसाब से देखा जाता है कि भारत के, विश्व के किस कोने में ऐसी घटना घट सकती है जहाँ पर उस समय में जो भी मौजूद लोग होंगे उनके साथ में अप्रिय घटना हो सकती है। वहाँ पे इंडिविजुअल जो एस्ट्रोलॉजी है वह काम नहीं करती है। तो यह पृथ्वी की कुंडली को देखना और भारत की कुंडली को देखना, यह एक अलग सब्जेक्ट का एक अलग विषय है। अभी जब मैं कुंडली बना रहा हूँ तब पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने भारत के बेलगांव में एक आतंकी हमला किया है और बहुत सारे लोग भारत की कुंडली बना रहे हैं और पाकिस्तान की कुंडली बना रहे हैं। आप एक लॉजिक से समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947 को और लोग कहते हैं कि भारत का जन्म हुआ 15 अगस्त 1947 को। अरे भैया इसका मतलब तो ये हो गया कि पाकिस्तान पहले आ गया और भारत बाद में आया। अरे भैया कैसी बात करते हो, भारत का जन्म 15 अगस्त को हुआ क्या? अरे भारत वह कंट्री, वह देश है जिसमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी रहे। क्या आप भारत की कुंडली कैसे बना सकते हैं 15 अगस्त 1947 के हिसाब से? तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई हो गया, पाकिस्तान का जन्म पहले हुआ और हमारा जन्म बाद में हुआ। अरे भैया पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था पहले। तो हम ये कह सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, ना कि भारत बना। भारत की कुंडली हम कभी भी नहीं बना सकते क्योंकि जो विक्रम संवत भी आज से 2082 वर्ष पूर्व लिखा गया था उससे पहले भी भारत था, उससे पहले भी बहुत सारे पंचांग थे, उससे पहले भी जो भगवान श्री राम का जन्म हो चुका था। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि भारत जो कि विश्व गुरु है, जिसने विश्व में एस्ट्रोलॉजी का जन्म लेकर आया, कि भारत के बारे में हमें कोई भविष्यवाणी करनी भी है तो हमें प्रश्न कुंडली लगाकर कर सकते हैं, ना कि भारत की कुंडली बनाकर। तो आपको ये देखना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि जो एस्ट्रोलॉजी है वह लॉजिक से काम करती है, वह एक विद्या से काम करती है। यदि भारत का जन्म ना हमें मालूम है, ना आपको मालूम है, ना किसी को मालूम है, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसी पवित्र धरती है जहाँ देवी देवताओं ने इनको चुना अपना निवास स्थान बनाने के लिए। क्यों चुना, इसका एक पूरा वीडियो मैंने अपने पहले की वीडियो में डालकर रखा है। क्यों जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मकर रेखा और कर्क रेखा बनाई, ये भी इसका भी पूरा वीडियो मैंने पहले की वीडियो में डाल के रखा है। और इसी प्रकार से यदि किसी का लगन, मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर की बजाय 2 नंबर आता है, 2 नंबर का लगन आएगा तो उनका जो बाधक भाव होगा वह कौन से होंगे? 9th हाउस होगा। और यहाँ पे 2 नंबर का मतलब वृषभ, तो यहाँ पे कौन सी राशि आ जाएगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे आ जाएगी वृश्चिक और यहाँ पे आ जाएगी 9, 10, यहाँ पे आ जाएगा मकर। तो अब इसको समझते हैं कि यदि वृषभ लगन की कुंडली होगी तो जो यहाँ पे मार्केश होंगे वे होंगे मिथुन राशि होगी और यहाँ पे होगी वृश्चिक। अब मार्केश के अंदर यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं दूसरे भाव में या 7वें भाव में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वहां की राशि को ही देखना है। तीसरे भाव का मिथुन का मतलब हो गया बुध ग्रह, वृश्चिक राशि का मतलब हो गया मंगल ग्रह और 9th हाउस में 10 नंबर राशि बैठ गई है तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे मकर राशि शनि। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे 2 की बजाय जब हमने देखा था कि मेष लगन की कुंडली थी, शुक्र और शनि 2 ही ग्रह मार्केश और बादकेश बनकर आए थे, लेकिन यहाँ पे मार्केश कितने ग्रह बन गए? 2 ग्रह बन गए। बुध ग्रह भी मार्केश है, मंगल ग्रह भी मार्केश है और शनि ग्रह बादकेश है। अब जातक की कुंडली में यदि कहीं पर भी बुध और शनि
मंगल और शनि युति बनाकर बैठ जाएंगे तभी मार्केश और बादकेश की युति होगी। और यदि कहीं मार्केश मार्केश भी आपस में युति बनाकर बैठ जाएंगे, मान लीजिए बुध और मंगल, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए बुध और मंगल ही आपस में युति बनाकर बैठे हुए हैं, तो जातक को हेल्थ डिसीज तो होगा, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बड़ा हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने के योग बहुत कम है। नहीं हो सकता हम नहीं कह सकते, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पे जातक को हेल्थ डिसीज, क्रोनिक डिसीज होगी कि नहीं होगी, यह तभी होगी जब बुध और मंगल में से कोई भी एक ग्रह शनि के साथ में युति बनाएगा, यानी कि मार्केश प्लस बादकेश, मार्केश और प्लस बादकेश आपस में युति बनाएंगे और यह युति 3.20 डिग्री से कम की होगी और उसकी अंतर्दशा और मान दशा चल पड़ेगी, तो वह हेल्थ इशू जातक को आ सकते हैं या क्रोनिक डिसीज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और अब बात आती है कि मान लीजिए मंगल और शनि, मंगल और बुध इकट्ठे नहीं बैठे हैं, तो इसके अलावा भी युति बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मान लीजिए कि मंगल शनि की राशि में बैठ गया और शनि मंगल की राशि में बैठ गया, तभी भी मार्केश और बादकेश की युति बन गई। लेकिन इसका मतलब ये आएगा कि जातक को क्रोनिक डिसीज तो हो जाएगी, लेकिन वह रिकवर हो जाएगा। वह कैंसर भी हो सकता है, लेकिन वह 4th स्टेज तक पहुंचने के योग उसके बहुत कम है। इसके अलावा और क्या हो सकती है, और युति ऐसे बनते, मंगल शनि के नक्षत्र में बैठ जाए, शनि मंगल के नक्षत्र में बैठ जाए, शनि मंगल के नक्षत्र में बैठ जाए, मंगल शनि के नक्षत्र में बैठ जाए, तभी भी यह एक बहुत मजबूत युति हो गई है। यानी कि हम ये कहते हैं कि मंगल का नक्षत्र लॉर्ड शनि है और शनि का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है। मंगल का नक्षत्र शनि है और शनि का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, तो तभी भी हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत मजबूत, लेकिन हॉरोस्कोप में दोनों की युति नहीं है, लेकिन शनि मंगल के नक्षत्र में और शनि मंगल के नक्षत्र में और मंगल शनि के नक्षत्र में है, तब भी नक्षत्र से इन दोनों की बहुत मजबूत युति बन गई है, तभी भी जातक को क्रोनिक डिसीज होने के योग बन जाते हैं। लेकिन यदि किसी भी प्रकार से यह योग कमजोर हो जाएं तो उसकी रिकवरी होने के योग भी बन जाते हैं। और यदि समय रहते हम पहले से ही इसके उपाय या इसकी रेमेडीज शुरू कर दें, तो जातक के जो बड़ा हेल्थ इशू है वो छोटे हेल्थ इशू में आकर समाप्त भी हो सकता है। यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार से यह नहीं बोलूँगा कि समस्या आएगी नहीं, लेकिन आएगी, लेकिन वह कब टल जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने अपनी लाइफ में, मैं खुद कैंसर का पेशेंट रह चुका हूँ, मैंने किस प्रकार से अपने आप को ठीक किया और उसके बाद से कम 1000 से ज़्यादा लोगों की गंभीर बीमारी को हम अपने जो ईश्वरीय कृपा से, जो एस्ट्रोलॉजी की विद्या से ठीक कर चुके हैं। तो यदि आपके पास भी क्रोनिक डिसीज के कोई क्लाइंट है या जिसको मेजर हेल्थ इशू है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और यदि ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो उनकी जो रिकवरी है वह बहुत ही फास्ट हो सकती है। फैसला आपका, भाग्य आपका।